दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रही, सारे लोगों के कयास, मेरे दूसरे सबके जो है आपके फेल हुए, और हमने देखा कि 100 के आसपास जो है वो आपके कट ऑफ गई। अब ऐसी परिस्थितियों में हमें किन चीज़ों पर आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, जो आपके अगली बार एग्ज़ाम देंगे उन लोगों को अभी से किस रणनीति पे काम करना चाहिए, इस पर जो है इस क्लास में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करनी है। ठीक है, और किस तरीके से आपको आगे का एक पूरा टाइम टेबल या शेड्यूल बनाकर कि भाई मुझे अब आरएस की ही तैयारी करनी है, तो किन किन तरीकों से जो है मुझे उस पर काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो जो हो चुका, जो आपके वो रिजल्ट आ चुका है, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है ना, वो सारी बातें आपके अब उनको भुलाकर जो है नए सिरे से तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन आप तैयारी करो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिमाग में बिल्कुल अवश्य रखनी है। कौन सी ऐसी बातें? सबसे पहले आपके तैयारी से पहले खुद का मूल्यांकन करो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का मूल्यांकन नहीं करते हैं और सीधे ही जो है आपकी तैयारी शुरू कर देते हैं, आरएस के एग्ज़ाम की, दूसरों के देखा देखी या आपके विज्ञापन देख के, कोचिंग वगैरह के। तो आप तैयारी से पहले ये सोचो कि भाई मेरी जो योग्यता है वो आपके इस एग्ज़ाम के अनुरूप है या नहीं। योग्यता का पैमाना आप कैसे तय करोगे? तो आप सिलेबस देखो। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे जाओ, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। कि ये इस तरह के प्रश्न अगर मैं मेहनत करूं, पढ़ूं, तो क्या मैं उनको सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ें देखनी है। योग्यता का मतलब आपके परसेंटेज कितने हैं, क्या है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ ये मायने रखती है कि आप मानसिक रूप से इतने सशक्त है क्या कि इस एग्ज़ाम के सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं और आप सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो वो आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र, ये सारी चीज़ें देखने से पता चलेगी। उसके बाद जब आपने पहले खुद को देख लिया, तब साथ में ये भी देखो कि मैं कितना समय दे सकता हूँ, और अगर मैं इतना समय दे सकता हूँ तो मुझे उसके अनुरूप क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है ना, समय कितना दे सकता हूँ, इसका मतलब भाई आपकी कई मजबूरियाँ रहेगी, किसी की फाइनेंशियल मजबूरी रहेगी, किसी के समय की मजबूरी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें भी आपको साथ में कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद जो है आपको इस परीक्षा की तैयारी के मैदान में उतरना है। लेकिन पहले आपको सारी ये चीज़ें अपना खुद का मूल्यांकन करके तय कर लेनी है कि वास्तव में मैं आरएस एग्जाम की तैयारी करने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल आपको कड़वी बात है, लेकिन इस चीज़ को आपको सबसे पहले तय करनी है। उसके बाद जो है आपके बाकी का काम शुरू होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये चीज़ें तय कर लो। मैं बिना रोजगार के क्या आरएस की तैयारी कर सकता हूँ, या मुझे बीच में रोजगार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पहले उस पे काम करना चाहिए और उसके बाद जो है आरएस की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, आप ये सोचते हो कि नौकरी लगने के बाद आरएस की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी करने वाले के लिए हमेशा समय रहता है आपके। और अधिकतर जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो किसी न किसी जॉब में है। आप देखो, लगभग आपके 25 से 30% जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, वो लोग आपके पहले अपनी जॉब सिक्योर करते हैं, फिर आरएस की तैयारी करते हैं। या पुलिस में जो आपके कांस्टेबल है, वो भी आरएस बन रहे हैं, यानी कि कांस्टेबल जैसी जो हार्ड ड्यूटी है उसमें भी उनको समय मिल रहा है। कहीं फौजी है, भाई है, वो भी तैयारी करते हैं। एक्स सर्विसमैन, उनको इतनी एज होने के बावजूद, वहां से रिटायर होने के बावजूद आपके तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं, टॉप बन रहे हैं, कईयों की तो रैंक भी 100 में आ रही है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे पास अगर नौकरी होगी तो क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे देखी है कि आरएस की तैयारी करने वाला किसी न किसी के लायक हो जाता है, आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के लायक हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों में नहीं उलझना है। लायक होने के चांसेस कम रहते हैं। नालायक, या मैं ये कह सकता हूँ कि आप
कि उम्र चली जाती है और उसके बाद आप बिल्कुल किसी चीज़ को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार चाहिए। तो यहाँ भीड़ बढ़ाने की बजाय आप खुद का मूल्यांकन करके और पहले सारी चीज़ें तय कर लो कि मुझे अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जिन परेशानियों से वो गुजरते हैं, फिर उनके परिवार जिन परेशानियों से गुजरते हैं, 8-10 साल 12 साल तक लोग बैठे रहते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को आपके कुप्रभावित करती है बुरे तरीके से। ठीक है ना। सब लोग शुरू में तो हमें लगता है 1-2 साल जोश में, फिर नहीं होता है तो पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और आपका नहीं होना सब चीज़ों को प्रभावित करता है, आपकी पूरी लाइफ को, परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति को, सब चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए पहले जो है तैयारी से आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है ना। आप दूसरे लोगों से भी राय ले सकते हो कि वह इस तरीके से है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि आरएएस बनना मजबूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी एक मतलब लग्जरियस कैरियर को बताता है, आप उसमें जाना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ आपको ये, जैसे अपन कोई सर्विस हासिल करते हैं तो वो हमारी मजबूरी है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने एक जॉब ली, लेकिन आरएएस बनना कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है ना। आप दूसरी नौकरी लेके उसके बाद आरएस की तैयारी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको पहले तय करनी होगी चीज़ें, तब फिर आप ऐसे रिजल्ट या परिणामों से निराश नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100 ही कट ऑफ जाए, हो सकता है अगली बार ये कट ऑफ 70 पर भी चली जाए, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड जो है उस पर काफ़ी हद तक चीज़ें आपके डिपेंड करती है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें तय कर ली कि अब मुझे आरएस की ही तैयारी करनी है, मैंने हर तरीके से सोच लिया है। ठीक है। और मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जैसे आप मान लीजिए शुरुआत के वर्षों में तैयारी कर रहे हैं, करिए आप बिल्कुल आरएस की तैयारी, उससे आपका सारा सिलेबस सब एग्ज़ाम का लगभग लगभग कवर हो जाता है। तो आपको बाकी परीक्षाएं भी समय समय पर देते रहना चाहिए और उनको भी गंभीर लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आपके ऊपर एक मानसिक दबाव नहीं होगा। ठीक है। और आप बिल्कुल आरएस की तैयारी एकदम फ्री माइंड से कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको रखनी है ध्यान, क्योंकि आरएस का सिलेबस पूरा जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सबको कवर कर लेता है। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से मेहनत की है तो फिर दूसरे विकल्प आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, अगर आप उनको ट्राई करते हो तो। और आप अगर ये जिद करके बैठ गए हो कि मुझे तो आरएएस ही करना है और कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है, तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि तैयारी का ठान लिया, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए, अगर आपके पास 2 साल या उससे ज़्यादा समय है तो। अब वैसे ही 2 साल का समय है, क्योंकि विज्ञप्ति अगली आपके 1-1.5 साल में आएगी, फिर एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स होगा कम से कम 2 साल तो लग ही जाने हैं आपके। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है सिलेबस में आपके, उस पर आप ध्यान दो। फर्स्ट पेपर में आपके क्या क्या चीज़ आती है? तो इसमें आपके पूरा इतिहास आता है, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान का है, प्लस कला और संस्कृति आती है आपके, भारत और आपके राजस्थान की। 75 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है आपके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले जैसे बेसिक बुक आप पढ़ो, 11th 12th की बोर्ड की बुक देख सकते हो, या एनसीईआरटी की एक कला संस्कृति की किताब आती है वो आपको देखनी है। तो कला संस्कृति के लिए तो आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हो, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए आप पेनोरमा की बुक देख सकते हो। और बाकी जो इतिहास है उसके लिए अपने जेपी फाउंडेशन की भी बुक है, प्री और मेंस दोनों की। उन बुक्स के बनने के बाद 2 बार प्रीलिम्स के पेपर हो चुके हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उनसे बाहर आया। बिल्कुल शॉर्ट में आपके काम की चीज़ उसमें लिखी हुई है, तो आपको वहाँ से मदद मिल सकती है। और आपको बेसिक पढ़ना है तो आप 6ठी क्लास से पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो आपको इसमें काफ़ी हद तक जो है मदद मिल जाएगी आपकी प्रीलिम्स में। मेंस में अपनी बुक है वो भी आप देख सकते हो,
ठीक है ना। या फिर आपको और बुक्स पढ़नी है तो आप आधुनिक भारत का इतिहास जो है स्पेक्ट्रम की या विपिन चंद्रा को देख सकते हो। तो इससे आपका ये वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। अब जब आप ये पढ़ते हो तो आप अपने खुद की भाषा में नोट्स बनाओ। आप कोचिंग पे और इन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, स्वयं की भाषा में नोट्स आप तैयार करो और वही आपके परीक्षा में काम आते हैं। आपकी खुद की क्या लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप ही की भाषा काम आएगी। आप पूरी भाषा को रट नहीं सकते हो, मेमोराइज नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट पेपर में जो एक आपके सब्जेक्ट आता है वो आपकी हिस्ट्री आता है। दूसरा आपके आता है अर्थव्यवस्था। इसमें भी तीनों ही भाग है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान के लिए आप सर्वे वगैरह पे ध्यान दे सकते हो। जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक रिव्यू, वो आपके पर्याप्त है। इसी तरह भारत और विश्व की जो है वो आपको लाल एंड लाल वाली बुक से काफ़ी हद तक हिंदी में मिल जाता है मटेरियल। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो उसमें उमा कापिला की बुक देख सकते हो। तो आपको अब ढंग से किताबें पढ़नी होगी। हम तो सिर्फ गाइडों पे ही निर्भर होकर रह गए हैं या नोट्सों पे, और इस वजह से जो है आपके रिजल्ट इस तरह के रहते हैं। तो टेक्स्ट बुकों की तरफ थोड़ा बढ़ना है, उनसे हेल्प लेनी है, बढ़िया तैयारी करनी है। और एक बार ही तैयारी करो ताकि बार बार परीक्षा देने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो आपको इन बेसिक बुक से सिलेबस के टॉपिक लो और उनको समझो। समझ में नहीं आता है तो कहीं पर छोटा मोटा ट्यूशन कर सकते हो, क्लासेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप अपने ही भाषा में अपने नोट्स खुद बनाओ। पहले थोड़े डिटेल में बनाओ। शॉर्ट नोट्स तो अपने आप ही बन जाएंगे लास्ट में, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिटेल में आपके पास मटेरियल होना चाहिए ताकि आप उसको सही तरीके से लिख सको। ये आपके इकोनॉमिक्स जो है 65 मार्क्स की आती है फर्स्ट पेपर में। 200 का होता है आपके पहला पेपर भी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी आता है जिसमें आपके समाज शास्त्र आता है। और समाज शास्त्र जो है 20 मार्क्स का आपके। और समाज शास्त्र में कुछ सामाजिक समस्या आती है जो आप करंट वगैरह से पढ़ सकते हैं। और थोड़ी सी चीज़ जब बेसिक समाज शास्त्र की आती है तो उसके लिए खूब सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, गाइड बुक है। तो आप उससे भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है, इसमें प्रश्न घुमाने के चांसेस कम रहते हैं और इनमें ज़्यादा रहते, तो वहाँ आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प लेनी होगी। समाज शास्त्र के बाद इसी तरह आपके लेखांकन है। और फिर आपके आता है प्रबंधन। तो प्रबंधन में अधिकतर टॉपिक तो आपको इकोनॉमिक्स में ही मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के, जिसमें बैंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई है। कुछ धन का अधिकतमकरण और इसको टॉपिक है जो आपको खूब सारी छोटी छोटी बुकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ऐसी लेखांकन में कर सकते हो। तो ये पहला पेपर जो है वो आपके इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करो। लेकिन ज़रूरी ये है कि कोई भी चीज़ पहले उसको अच्छे से समझो और उसके बाद अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब आप अपनी भाषा में नोट्स बना लोगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस आदि तो वैसे ही हो जाएगी। एग्जाम में आपको अलग से टेस्ट सीरीज या इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब आप इन चीज़ों पे काम करते हो। तो फिर आप जब आगे बढ़ते हो तो सेकंड पेपर आता है आपके मेंस का। इसमें आपको सबसे पहले नीति शास्त्र की बात आती है, लगभग 65 मार्क्स। और इसमें आपके 11th और 12th की दर्शन शास्त्र की बुक आती है, उसमें काफ़ी मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। बाकी क्रॉनिकल की आपके नीति शास्त्र की बुक आती है, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। तो इससे आप नीति शास्त्र वाले पोर्शन को भी ढंग से कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। फिर आपके दूसरे नंबर पे आता है विज्ञान। और फिर आपके आता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी। ये जो पोर्शन है आपके साइंस वाला, इसमें आप 9th और 10th की जो है जनरल साइंस की बुक ढंग से पढ़ो। तो लगभग लगभग जनरल साइंस के आपके प्री और मेंस के क्वेश्चंस क्लियर कवर हो जाते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो उसको अपने को बेस बनाकर तैयारी नहीं करनी है। आप 9th और 10th वाली बुक से काफ़ी हद तक मदद ले सकते हो। टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसमें बेसिक के लिए अपनी बुक भी है जेपी फाउंडेशन की, ठीक है। अगर आपको और भी लानी है तो स्पेक्ट्रम की देख सकते हो। लेकिन बाकी जो करंट की चीज़ें हैं वो आपको अपडेट करते रहना चाहिए समय समय पर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में।
तो ये आपका पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है ढंग से, ठीक है ना, साइंस और साइंस व टेक्नोलॉजी का। थर्ड नंबर पे इस पेपर में आपके भूगोल आती है। ये वाला जो पोर्शन है 75 मार्क्स का आता है आपके। और ये पेपर ऐसा है, सेकंड पेपर आपके जीएस में, जिसमें बड़े प्रश्नों की संख्या जो है आपके बाकी पेपरों से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न साइंस के, 3 इसके टोटल जो है आपके 10 क्वेश्चन बड़े आते हैं, जबकि पहले पेपर में 7 क्वेश्चन ही बड़े आते हैं और तीसरे में भी 7 ही आते हैं। तो 10 क्वेश्चन बड़े आते हैं, यानी कि 70 मार्क्स के तो आपके 100 आपके 100 के, सॉरी 100 नंबर के तो आपके बड़े प्रश्न ही हो गए, ठीक है, यानी कि आधा पेपर तो इसी में हो गया। तो जब तक आप बड़े प्रश्नों की तैयारी नहीं करोगे ढंग से, आंसर राइटिंग अपनी भाषा में आंसर नहीं लिखोगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक यहाँ पर आपको फायदा नहीं होने वाला, इसलिए इस पर ध्यान देना है। ज्योग्राफी में अपने को क्या पढ़नी है, अपनी दोनों बुक है जेपी फाउंडेशन की, एक तो प्री की और एक मेंस की, और इनमें से 100% प्रश्न जो है वो आए पिछली बार मेंस में और प्रीलिम्स में। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भारत और विश्व में जो इसके बाहर का हो। राजस्थान की भूगोल जो है उसके लिए भी आप अपना पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप लक्ष्य वगैरह इन गाइडों से देख सकते हो, ठीक है। कोई फाउंडेशन नहीं है आपकी, जेपी फाउंडेशन की बुक ही खरीदो, ठीक है ना। आप दूसरी भी देख सकते हो, आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हो, साथ में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। प्लस इसमें आप 11th एंड 12th की जो है आपके बोर्ड की बुक, उसमें से जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है सिर्फ वही आपको देखने हैं। तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपके बढ़िया हो जाता है। तो ये आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी से इन चीज़ों पर काम आपको शुरू कर देना चाहिए। जब आप ये मेंस में सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स में बहुत आसान हो जाएगा। और इस बार भी जिन लोगों ने पहले मेंस की तैयारी की थी, जो आपके 1 डेढ़ साल से कर रहे थे, सब ने फिर प्रीलिम्स के टाइम सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़े वो 4 महीने, तो लगभग लगभग सभी के 115 120 आपके मार्क्स आ रहे हैं। खूब स्टूडेंट अपने जो इस प्रीलिम्स को क्लियर आपके उन्होंने किया है, और उनके 110 से भी सबके ज़्यादा ही मार्क्स है। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेंस के हिसाब से पूरा आपके पढ़ लिया था। तो आपको भी मेंस के हिसाब से अभी से ये सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर थर्ड पेपर की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये भी 200 का है आपके। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें देखो, एक तो आपकी संविधान और राज्य व्यवस्था आती है। संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर, प्लस करंट, ये 75 मार्क्स का है पूरा सेगमेंट आप। अब संविधान आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोगों के लिए यूजफुल है। मेंस में आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा आपके पास समय है तो पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आप पढ़ लो हमारी संसद और संविधान, सुभाष कश्यप का, छोटी सी किताबें हैं, लेकिन इससे आपके अधिकतर कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे इन दोनों बुक से। तो आपको इन पर भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ लक्ष्मीकांत पर ही डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आपको संविधान वाला पोर्शन, संसद वगैरह, कार्य प्रणाली, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। जो पॉलिटी वाला पोर्शन है आपके राज व्यवस्था वाला, तो उसके लिए आप, और आईआर के लिए जो है साहित्य भवन की किताबें देख सकते हो, बीएल फड़िया की, कुलदीप फड़िया की, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा देती है। तो ये बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और करंट जो है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस उसी टाइम जो पढ़ते हो 7 8 महीने का, वही देखना है। तो ये वाला सेगमेंट भी आपके पूरा हो जाता है। अब संविधान में सिर्फ लक्ष्मीकांत पे डिपेंड क्यों नहीं रहना है, उसका कारण ये है कि इसमें जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनकी भाषा बहुत ही चेंज कर रहे हैं। अभी आपके पैटर्न चेंज हो रहा है, पिछले 1 2 सालों में काफ़ी हद तक घुमाकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो आपको ये सारी बुक पढ़ोगे तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी करंट के जो भी इश्यूज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो आप साथ साथ में देखते रहो, तो आपका ये वाला सेगमेंट भी बढ़िया हो जाएगा। फिर आपके आता है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए आप 11th और 12th राजस्थान बोर्ड की बुक्स देख सकते हो, और इनसे काफ़ी हद तक, यानी कि अगर ये वाला पोर्शन 75 मार्क्स का है तो ये आपके 65 का है, तो 65 में से लगभग 50 से भी ज़्यादा नंबर का तो आपको मटेरियल इन किताबों में से ही मिल जाता है। साथ में आप कुछ चीज़ें इन बुक से आप कंसल्ट कर सकते हो।
लोक प्रशासन की, अवस्थी व माहेश्वरी से। तो आपके ये वाला सेगमेंट बिल्कुल शानदार आपके हो जाएगा। फिर आपके 60 मार्क्स का जो है उसमें सी सेक्शन में विधि आती है। तो विधि के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ माइनर एक्ट मिलते हैं मार्केट में, वो आप देख सकते हो और गाइड बुक से हेल्प ले सकते हो 20 नंबर की। फिर आपके खेल और योगा है, तो इसमें योगा का थोड़ा सा कंटेंट आप, मार्केट में खूब सारी छोटी बुकलेट है, उनसे आप इसको इकट्ठा कर लो और ये आपको करंट वाले पर ही ध्यान देना है, तो करंट में ही आपके पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आता है व्यवहार, 20 नंबर का बिहेवियर, जो साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो, बीएड वगैरह में पढ़ते हो वही है, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके लिए भी 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक मोर देन सफिशिएंट है, तो उससे आपका ये वाला जो सेक्शन है आपके कवर हो जाता है। तो इस तरीके से तीसरा पेपर भी आप ढंग से कर सकते हो। जब आप इतिहास पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, साइंस टेक पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो फिर आपके प्रीलिम्स में अपने आप ही चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्लियर करने के। लेकिन हम क्या करते हैं, विज्ञप्ति आती है तब प्री की तैयारी करते हैं, नए सिरे से आरएस की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो फिर प्री मान लीजिए किसी का हो भी जाता है, तो अब 3 महीने में मेंस में उनको कुछ पता ही नहीं लगेगा। जितने उनके प्रीलिम्स में मार्क्स आए हैं वो मेंस में 800 में से टोटल उतने आएंगे। फिर जैसे कईयों के 120 नंबर प्रीलिम्स में आ गए, तो वहाँ 120 800 में से आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आपने ढंग से मेंस की पहले तैयारी नहीं की, ठीक है, और आप उसी समय जागे जब आरपीएस ने विज्ञप्ति जारी कर दी और तब आप भागते हो, तब उस माहौल में वैसे ही कुछ खास हो नहीं पाता है, तो फिर रिजल्ट जो है वो आपके नकारात्मक रहता है। तो अभी से सचेत होने की ज़रूरत है। बाकी आप सभी समझदार हो, आप लोगों की मर्जी है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस तरीके से अगर तैयारी की जाए तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है और आपका जो परिणाम है इस तरह का नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये जो बताया मैंने वो सारी चीज़ें आपके ये। फिर इसके बाद जो आता है आपके फोर्थ पेपर, इसमें आप सभी जानते ही हो, अंग्रेजी है सामान्य, ठीक है, 80 मार्क्स की, और हिंदी है आपके 120 की। इसका अभ्यास आपको अभी से ही करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप बीके रस्तोगी की बुक कंसल्ट कर सकते हो और छोटा मोटा ट्यूशन भी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी हद तक व्याकरण में दिक्कत आती है और आपके कंपोजिशन वाले पार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको अभी से ढंग से अगर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएगी। हिंदी में आप नवीन व्याकरण वाली बुक से मदद ले सकते हो 9 to 12 तक की, प्लस जो है राघव प्रकाश की जो बुक है आपके हिंदी की, सदाबहार हमेशा से चली आ रही, तो इन बुक से आपको हिंदी में मदद मिल जाती है। आपके जो भी विज्ञप्ति वगैरह निविदा जो आपकी आती है, तो उनका प्रारूप आप बोर्ड की बुक से देख सकते हो। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे आपके ड्राफ्ट है उससे भी आपको मदद मिल जाती है, तो वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो इस पेपर को भी आपको अब ढंग से करना है। व्याकरण की अशुद्धियों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद इस बार कट ऑफ मेंस की कम रही, तो उसका कारण ये है कि चौथा पेपर जो है ढंग से चेक हुआ है और उसमें ग्रामर वगैरह वाले पोर्शन पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुआ और मार्कशीट आई है, तो उनके भी चौथे पेपर में उतने नंबर नहीं आ रहे जितने कि पिछली बार आए थे। और नंबर कम आने का कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ग्रामर पर विशेष ध्यान इस बार दिया गया। तो आपको वाक्य अशुद्धि, शब्द अशुद्धि, ठीक है, ये नहीं करनी है और उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। प्रशासनिक शब्द जो है हिंदी में, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम, ये आप अभी से ही जो है आधा घंटा दो उस पर और साथ साथ में उनको रटते जाओ, तो एग्ज़ाम तक आपके बिल्कुल साउंड जो तैयारी इसमें हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर प्रीलिम्स का अलग से क्या बचता है, विशेष नहीं है आपके, ठीक है ना। ज़्यादा आपके जैसे गणित वाला मैथ्स का पोर्शन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है आपको, जो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। जैसे ज्योग्राफी में अपन विश्व में नदियाँ झीलें देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वो आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं। और इसमें जो है आप अगर गणित में कमज़ोर हो तो आप रीजनिंग पर फोकस कर सकते हो, और इस बार भी आप देखो रीजनिंग का वेटेज हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। और गणित के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीटेक वाले भी उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो आप रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देकर अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो।
तो ये पूरी की पूरी आपकी जो तैयारी है वो ये है। तो फिर प्रीलिम्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ढंग से आपको ये पढ़नी है। मैंने आप लोगों को बुक्स बताई कि कौन कौन सी बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर इस पे दो कि कोई भी चीज़ आप खुद लिखो। लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। आजकल आप देखो राइटिंग भी अच्छी नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि अभ्यास जो है लिखने का वो लोग भूल चुके हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस पे काम करना है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, चाहे रफ में आप उस चीज़ को लिखो, नोट करो, ठीक है, तो वापस आपको रिकॉल करने में भी आसानी रहती है। सिर्फ हाईलाइटर मत चलाओ, जो कि आजकल फैशन बन चुका है, ठीक है ना, किताब ली और अंदर हाईलाइटर चलाए। आप लिखो, लिखने से जो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक याद भी होती है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो आपको कम से कम निराशा और नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने सारी जो चीज़ है वो आप लोगों को बता दी कि किस तरीके से हमें देखना है। जो लोग आपके मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अपन ने कोर्स जो है एप्लीकेशन पे लॉन्च किया, जिसमें पूरी इतिहास, पूरा भूगोल, भारत विश्व राजस्थान, फिर आपके आईआर वाला पोर्शन, नीति शास्त्र और समाज शास्त्र, ये सारा का सारा जो है आपको करवा रहे हैं, ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग। और 3 महीने में आप लोगों को भी बिल्कुल डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी चीज़ें आएंगी, रिजल्ट कोर्ट में गया, ये हुआ, परीक्षा आगे बढ़ेगी, लोग धरना देंगे, ये हमेशा से होता आया है। ये चीज़ें यूनिवर्सल शाश्वत है, ठीक है, तो इनमें आपको नहीं उलझना है। 3 महीने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम से मतलब रखना है, तो आपकी काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी। और ये वाला जो कोर्स है, अपनी एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाके और उसको डाउनलोड कर सकते हो, जेपी फाउंडेशन एंड पब्लिकेशन। और अपनी बुक्स भी है आपके, और भी सब्जेक्ट की आप लोग लेना चाहो तो प्रीलिम्स की सारी आपके सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, जिसमें राजस्थान की है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, भूगोल की है, इतिहास की है, और मेंस की अपनी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे इतिहास और भूगोल की बुक है। और आपको बाकी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बाकी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है ना। जय पूनिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ आपको क्लियर करनी है कि भाई हमें तैयारी क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, पेपर वाइज तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आपकी अगली परीक्षा में आप बिल्कुल सही तरीके से काम कर पाओगे। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। आप लोग ये मत सोचो कि अभी खूब सारा टाइम है, अगली विज्ञप्ति कब आएगी पता नहीं। विज्ञप्ति अचानक ही आएगी, जैसे इस बार आई, ठीक है, फिर चीज़ें ऐसे इतनी जल्दी होती है कि संभलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अभी से अगर अपन संभल जाए, ढंग से तैयारी करें, तो फिर काफ़ी हद तक हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज मुझे इतनी ही बात आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू।